आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अभिषेक कुमार है और स्वागत है आपका मैथ्स मैनिया पे। तो आज मैथ्स मंथन सीरीज का ही लेक्चर 1 है और मैं आपको बता दूं इस सीरीज का मोटिव यही है कि जो भी आपका मतलब पिछले एसएससी ने जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे हैं हम उनको इस सीरीज में करेंगे, वो हम टॉपिक वाइज करेंगे, मतलब चैप्टर वाइज करेंगे, ठीक है। और जो आपके 2023 और 2022 में अलग अलग एग्जाम्स हुए, जैसे आपका सीसेट हो गया, कैट हो गया, सीडीएस हो गया, या स्टेट लेवल के जो एग्जाम्स हुए हैं उनके जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो रिलेवेंट है, ऐसा नहीं कि कोई फर्जी क्वेश्चन मैं ला दूंगा जिसका कोई मतलब नहीं है, जो रिलेवेंट है, जो देखने में कठिन लगते हैं लेकिन वो एक्चुअल में कठिन होते नहीं। अगर आप पेशेंस के साथ करो उन क्वेश्चंस को तो आपसे आराम से हो जाते हैं। तो उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस को मैं डील करूंगा, हम डील करेंगे साथ में इससे क्या होगा ना, आप अलग अलग टाइप के लैंग्वेजेस से फैमिलियर हो जाओगे। तो ऐसा रहेगा ना, जब कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको मतलब आराम से जो चीज कहा है उसको लिख रहे हो, आराम से चीजें करोगे तो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर आपकी आदत ही नहीं रहेगी तो आप उसको देख के घबरा जाओगे और आप छोड़ना ही आपके पास एक ऑप्शन बचेगा सिर्फ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ आसान क्वेश्चन देखेंगे, उसका थोड़े से अच्छे लेवल का क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे आपको ये प्लस ये इक्वल्स टू ये दिया है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहला काम है तो आप स्क्वायर कर दो दोनों साइड। तो आप जब दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, तो अगर मैं इसको 6 + 3√2 को लिख दूं, ऐसे खोल के लिख दूं, तो इसका स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, ये 2 है। तो आप देखो यहाँ पे जब स्क्वायर करोगे तो a² + b², तो आपका वही रूट हट जाएगा और +9 से आपका -9 चला जाएगा, तो आपका सिंपल 10x बच जाएगा। a² + b² प्लस 2ab, तो +2ab लिख देते हैं, तो आपका रूट यहाँ पे 25x² - 81 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया LHS। अब इसको देखो, इसका स्क्वायर करो तो आपको 36 + 3 × 9 × 18 और प्लस आपका 2ab 36√2 दिख रहा है। तो आपको दिख रहा है रूट वाला टर्म आपको एक यहाँ दिख रहा है, एक रूट वाला टर्म आपको यहाँ दिख रहा है। तो आपको पता है, कंपेयर कर सकते हो आप, तो ये वाला जो 10x है ये आपका इसके बराबर हो जाएगा जो कि 54 है। तो मतलब x की वैल्यू आपकी 54/10 हो जाएगी। आप x की वैल्यू इसमें डाल दो तो 54/10, 10 से 10 चला गया, 54 + 9, तो आपका रूट 63 हो गया। इसमें सब 9 बाहर निकालो तो आपका 3√7 आ जाएगा। तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको वैसे आप एक तरीके से और कर सकते थे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। एक तरीका और मैं आपको बता दे रहा हूं इसको करने का। यहां चलो ठीक है, यही कर लेते हैं, ठीक है। एक तरीका बस आपको सोचने का बता रहा हूं कि आप ऐसे भी सोच सकते हो। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, पहले तो आप देख लो ये आपकी बड़ी वैल्यू है, ये आपकी छोटी वैल्यू है। तो आपको यहाँ पे दो वैल्यू दिख रही है, एक आपको 6 दिख रही है और एक आपको 3√2 दिख रही है। तो ये चांसेस हैं पूरे कि ये आपका 6 होगा और ये आपका 3√2 होगा, ये चांसेस हैं। तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। तो अगर ये 6 होगा तो अंदर वाला 36 होगा, तब ये 6 होगा। तो जब अंदर वाला 36 होगा तो आपका 5x + 9 = 36 होगा, तो 5x = 27 होगा। तो x की वैल्यू आपकी 27/5 हो जाएगी। और जब x की वैल्यू 27/5 हो जाएगी, इसको यहाँ पे रख दो, तो 5 से 5 चला जाएगा, 27 - 9 आपका 18 हो जाएगा। और 18 को क्या होता है, 18 को क्या लिख सकते हो, 9 बाहर निकालो, 3√2 हो जाएगा। और आपका यहाँ पे 3√2 दिख भी रहा है, 3 ये और √2 ये, मतलब आपकी वैल्यू जो ये x = 27/5 है ना, ये आपकी सही आई है। इसमें आप 27/5 डाल दोगे तो ये आपका 54 + 9 वही आंसर आ जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, आप किसी भी तरीके से इसको सोच सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो आपको एक बात मैं बता दूं इससे पहले कि अगर आपने इक्वेशन पढ़ी होगी, ax² + bx + c = 0 अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो जो सम ऑफ रूट्स होता है ना, रूट्स वो वैल्यूज होते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे x अगर 1 की वैल्यू है, 1 एक रूट है, तो अगर मैं 1 को x की जगह डाल दूं तो ये आपका इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे उससे मतलब नहीं, मुझे यहाँ पे मतलब है सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से। तो जो सम ऑफ रूट्स होता है, वैसे आपको ये पता होगा, वो -b/a होता है, और जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है ना, ये आपका c/a होता है। इतनी बात आपको पता होगी। तो यहाँ पे कह रहा है अल्फा बीटा बी द 2 डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये ठीक है, सच दैट अल्फा + बीटा एंड अल्फा बीटा आर द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये मतलब अल्फा बीटा इसका रूट्स है और अल्फा + बीटा और अल्फा बीटा इसका रूट्स है। तो हमें बताना है 8k - p की वैल्यू। तो अगर मैं इससे निकालूं, तो अगर मैं अल्फा + बीटा निकालूं जो कि सम ऑफ रूट्स है, इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, 6/3 - b/a होता है। तो आपका 6/2 छोटू 3 दिख रहा है आपको। अगर मैं अल्फा बीटा की बात करूं तो आपका c/a होता है, तो c की वैल्यू k है, k/2। ये आपका पहले इक्वेशन से आ गया, जो आपका पहला इक्वेशन दिया है, इसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया। अब हमसे कह रहा है अल्फा + बीटा एंड अल्फा बीटा आर इसके रूट्स हैं, तो इसका भी सम ऑफ रूट्स निकाल लेते हैं। तो अगर मैं इसका सम ऑफ रूट्स निकालूं तो अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा ये तो निकालना पड़ेगा।
तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू पता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा मतलब 3 प्लस k/2, ये क्या है, ये सम ऑफ रूट्स है किसका, इस वाले इक्वेशन का। तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, -p आ रही है, सम ऑफ रूट्स -b/a है। और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की बात करूं तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा। अच्छा ऐसा क्यों कर रहा हूं भाई, ये इसका यहाँ पे रूट दिया है ना, इसलिए अल्फा प्लस बीटा और इंटू अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं 3k/2 लिख दूं, 3 इंटू k/2 मैंने लिखा और कुछ नहीं लिखा। और ये कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा है ये p आ जाएगा, क्योंकि c/a की वैल्यू 1 है, तो आपका ये p आ गया। तो आप देखो अगर मैं p की वैल्यू इसमें डाल दूं ना, अगर p की वैल्यू इसमें डाल दूं तो आपको दिख रहा है 3 प्लस k/2 की जो वैल्यू आ रही है वो आपकी -3k/2 आ रही है। मैंने p की वैल्यू यहाँ पे डाल दी बस और कुछ नहीं किया। अगर मैं k/2 को उधर लेते जाओ तो -k/2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी जो k की वैल्यू दिख रही है आपका -2 इधर हो जाएगा और k की वैल्यू आपकी -3/2 आ जाएगी। तो -3/2 आपकी k की वैल्यू आ चुकी है। अगर k की वैल्यू मैं इसमें डाल दूं -3/2 तो आपको दिख रही है p की जो वैल्यू आ जाएगी, इस वाले इक्वेशन में मैंने डाली है, तो आपको जो p की वैल्यू दिख रही है वो आपकी -9/4 दिख रही है। ये आपकी p की वैल्यू आ गई। आपसे पूछा है 8k - p, तो 8k की वैल्यू कितनी है आपकी, इसको मैं 2/2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देता हूँ क्योंकि आपका डिनोमिनेटर इक्वल हो जाए। तो आपका -6/4 आ जा रहा है k की वैल्यू, और -p है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका +9/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको दिख रहा है 3/4 आ रहा है और आपका 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो आपका यहां से कितना आ जाएगा, आपका यहां से 6 आ जाएगा आंसर आपका करेक्ट। 8k - p की वैल्यू आपकी 6 आ गई है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखो, द सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स सीता, गीता एंड मीता आर इनिशियली इन द रेशियो ऑफ 5:6:7 रिस्पेक्टिवली। इन फर्स्ट ईयर दे गेट अ हाइक्स ऑफ इतना 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 परसेंट, उनको हाइक मिलता है, मतलब इतने परसेंट से उनकी सैलरी बढ़ जाती है। इन द सेकंड ईयर सीता एंड मीता गेट्स अ हाइक ऑफ इतना, मतलब सीता और मीता की जो सैलरी है वो 40 और 25% से रिस्पेक्टिवली बढ़ जा रही है। और जो सैलरी गीता की है ना वो इक्वल्स टू द मीन सैलरी ऑफ द 3 फ्रेंड्स। और जो यहाँ पे किसकी सैलरी, गीता की जो सैलरी है वो तीनों की सैलरी का जो एवरेज है, जो मीन है, वो आपकी गीता की सैलरी है। तो हम इसको क्या करते हैं ना, इसको बारी बारी करते हैं हम चीजों को। देखो ध्यान से अब कैसे करते हैं, बारी बारी करना है हमें। देखो क्या कह रहा है, तो शुरू में सीता, गीता और मीता की जो सैलरी का रेशियो दिया वो 5:6:7 दिया। इसको मैं 500, 600 और 700 इसलिए कर लेता हूं क्योंकि आप 20%, 25%, 20% इंक्रीज करना है तो आसान रहेगा। इसमें मैं वैल्यू को थोड़ी बड़ी मान लेता हूं जिससे पॉइंट वगैरह में न देखने को मुझे। ठीक है, तो आप देखो इसको 20% का हाइक मिला, तो इसको 20% का हाइक मिलेगा तो इसकी जो सैलरी वो 600 हो जाएगी। इसको 25% का मिलेगा तो 1/4 कर दो तो आपका 100 आ जाएगा, सॉरी 150 आ जाएगा, तो आपका ये 750 आपको इसका हाइक मिल जाएगा 25% का। इसको 20% का तो 7 दूनी आपका 14 होता है, मतलब 140, तो आपका 840 का आपको इसकी सैलरी बढ़ के 840 हो जाएगी। ये मैंने सिंपली 20% इंक्रीज कर दिया है, 20% और 25% इंक्रीज किया है, और मैंने यहाँ पे आपका 20% इंक्रीज किया। अब यहाँ पे दूसरी, ये तो पहले साल की बात हो गई। अब दूसरे साल की बात क्या हो रही है, सीता को 40% का हाइक मिल रहा है, तो इसका 40% निकालो तो 6 चौक 24 होता है, 240 आ जाएगा, तो 840 इसकी सैलरी हो गई सीता की। और किसकी बात करें, और मीता की बात करें कि मीता को 25% हाइक मिलता है, तो मीता को अगर मैं 25% हाइक दिला दूं तो 1/4 कहूंगा 210 आ जाएगा, तो अगर मैं इसमें 210 ऐड कर दूं तो 1050 आ जाएगा मीता की सैलरी। ठीक है, और अगर मैं गीता की सैलरी की बात करूं तो आपको कह रहा है गीता की जो सैलरी है वो मीन सैलरी ऑफ 3 फ्रेंड्स है। तो अगर मानो गीता की सैलरी अगर x है ना, तो जो x है ना इन तीनों का मीन है, मतलब x जो है वो आपका 840 प्लस x प्लस 1050/x है। ये तो कह रहा है क्योंकि आपसे कह रहा है ना, देखो सॉरी 3 है, क्योंकि जो आपको x बता रहा है और तीनों की सैलरी का मीन है, समझ रहे हो, मीन है। तो यहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। आपको दिख रहा है ये 3x हो जाएगा, यहां से x माइनस कर दोगे तो 2x इक्वल्स टू आपका 840 प्लस 1050 हो जाएगा। यहां से आप डायरेक्ट x निकाल लो, आपका इसको आधा कर दो तो आपका क्या जाएगा 420, इसका आधा कर दो तो 525, तो 5 4 और 9, तो 945 आपका क्या आ गया गीता की सैलरी। तो ये x की वैल्यू 945 आ गई है, 945। आपसे पूछा लेकिन क्या है, द सैलरी हाइक ऑफ गीता, गीता की सैलरी कितनी बड़ी है दूसरे साल। तो आपको दिख रहा है ये 750 से 945 हो गई है, तो आपका ये दिख रहा है 195 बढ़ा है, 195 बढ़ा है कितने में से, 750 में से। तो आप परसेंटेज भी बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। जीरो चला गया, इसको आप किससे काट दो 15 से, तो 15 बचे 15 आपका 51 और 15 3 45, तो आपका ये दूना और ये आपका 26% हाइक मिल गया। किसको, गीता को 26% का हाइक मिला है। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था ये भी, थोड़ा मतलब लेंदी है, तो मैं आपको ऐसा ही करा रहा हूँ कि पेशेंस माइंड के साथ हमें सारे क्वेश्चन डील करने हैं।
ठीक है, और आपको आदत होनी चाहिए। देखो, गीता सेल्स टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी एट अ सेम प्राइस सच दैट सी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द ए एंड लॉस ऑफ 10% ऑन बी। एक बात और बता दूं, आपको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आपको खुद से पढ़ना है, जिससे आपको चीजें बहुत ज्यादा बेटर समझ में आए, हिंदी मीडियम वालों के लिए स्पेशली ना। अगर आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हो ना, फिर आपको ऐसा कुछ है नहीं जो आपको मतलब मुझे इंग्लिश में बोलना पड़ेगा, हिंदी में बोलना पड़ेगा। समझा तो मैं हिंदी में ही रहा हूं, ठीक है। तो बेसिकली क्या कह रहा है, गीता जो है ना, दो ऑब्जेक्ट को सेल करती है, सेम प्राइस पे सेल करती है, मतलब जो आपका सेलिंग प्राइस है वो सेम है। एक पे उसको 20% का प्रॉफिट मिलता है और दूसरे पे उसको 10% का लॉस मिलता है। तो आप देख लो यहाँ पे ए पे उसको 10% का प्रॉफिट मिलता है, मतलब उसने 10 से 12 पे उसको बेचा होगा, 10 का खरीदा होगा तो 12 पे बेचा होगा। अगर मैं बी की बात करूं, बी ऑब्जेक्ट की, तो उसको 10% लॉस पे बेच रही है, मतलब 10 का खरीदा होगा तो 9 पे बेच रही है। बट यहाँ पे कह रहा है सेलिंग प्राइस सेम है, तो आपको सेलिंग प्राइस जो ये वाला इधर का हिस्सा है सेलिंग प्राइस, वो आपको बराबर करना पड़ेगा। तो इसको इंटू 4 कर दो, इसको आप इंटू क्या कर दो, इंटू 3 कर दो, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, if C increases the selling price such that the object A and B are still sold at the equal price, मतलब and a profit of 10% is made on object B, मतलब वो क्या करिए, अब आप फिर से वो सेलिंग प्राइस को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर दे रही है, तो अभी भी जो सेलिंग प्राइस है दोनों का वो सेम है। तो अब जो उसने प्राइस इंक्रीज किया है ना, इसने कहा इफ सी इंक्रीजेज द सेलिंग प्राइस, अगर वो सेलिंग प्राइस को और बढ़ा देती है, मतलब अभी तो इतना ही बढ़ाई थी लेकिन और बढ़ा देती है, तो उसको 10% का प्रॉफिट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा खोल के लिख लूं तो ये 30 से आपका 36 बन रहा है, ये आपका 40 से आपका 36 बन रहा है, ठीक है। तो अब कह रही है, अब इसको बी ऑब्जेक्ट पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस अगर 40 है, इस पे 10% का प्रॉफिट मिल रहा है, तो आपको पता है ये 44 का ही होगा, तो ये आपका 44 का ही बेची होगी। और सेलिंग प्राइस दोनों का अभी भी सेम है, मतलब ये भी 44 का बिका होगा। तो इसको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इसको 14 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 14 का प्रॉफिट किस पे हो रहा है, 30 पे हो रहा है, तो वही आपको निकालना है। समझ गए ना, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, देखो अभी हमारा 30 और 36 था और 40 और 36 था, इतना तो मैंने आपको बता दिया। अब कहिए अगर वो प्राइस को थोड़ा और इंक्रीज कर देती है, दोनों के प्राइस को थोड़ा थोड़ा और इंक्रीज कर देती है, तो अभी भी सेलिंग प्राइस सेम है, तो उसको बी पे 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब बी पे इस पे इसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इसको 44 का बेची होगी और 44 का इसको भी बेच रही है, क्योंकि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसको प्रॉफिट 14 का हो रहा है। तो 14 का किस पे, 30 पे इंटू 100 कर दो, तो आपका यहां से यहां चला गया, 140/3 आ गया, जिसको आप किससे काट दो, 4 से काट दो, 20 आ गया, 6.66, तो 47 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है और हार्मोनिक मीन क्या होता है। मतलब आप फार्मूला ही आपको याद करना है। अर्थमेटिक मीन आपका ए, अगर किसी दो नंबर का अर्थमेटिक मीन निकालना हो, जैसे अगर ए और बी दो पॉजिटिव नंबर हैं और उनका मुझे अगर अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो सिंपल a+b/2 कर दूंगा। अगर ज्योमेट्रिक मीन निकालना हो तो √ab कर दूंगा। अगर हार्मोनिक मीन निकालना हो तो 2ab/a+b कर दूंगा, ठीक है। ये तो हो गया 2 नंबर की बात। लेकिन अगर जैसे ए बी सी ये 3 नंबर है ना, ये 3 नंबर है ए बी सी, अगर ये नंबर आपके तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, अगर ये तीनों नंबर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बीच वाला नंबर होता है वो आपका इसके पहले नंबर और इसके जो बाद में नंबर होता है इसका अर्थमेटिक मीन के बराबर होता है। मतलब b इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ a एंड c। जो बीच वाला नंबर होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है इसका और इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, b जो है अर्थमेटिक मीन है a और c का, और अर्थमेटिक मीन अगर a और c का निकालो तो a+c/2 हो जाएगा, तो b = a+c/2 हो जाता है। तो ये तो आपका 2 नंबर दिया, तो आप अर्थमेटिक ये सब ऐसे निकालोगे। अगर 3 नंबर दिया है और आपसे ये आपका एपी में दिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, तो जो बी होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है ए और सी का। अगर ये तीनों नंबर जीपी में होते, जीपी में मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होते, तो जो ये बीच वाला नंबर है ना, ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है ए और सी का। मतलब अपने अगल बगल वाले जो 2 नंबर हैं उनका ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाता, और ज्योमेट्रिक मीन आपका √ab होता है, तो यहाँ पे ए और सी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना, तो b = √ac हो जाएगा। अगर ये 3 नंबर हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जो b होगा वो हार्मोनिक मीन हो जाएगा a और c का, ठीक है। तो आपको हार्मोनिक मीन निकालने का फॉर्मूला पता है, तो यहाँ पे a और c की बात हो रही है, तो 2ac/a+c। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात क्लियर होगी, आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो, द अमाउंट ऑफ जॉब दैट अमल, सुनील एंड कमल कैन इंडिविजुअली डू इन अ डे आर इन हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मतलब जो तीनों काम कर रहे हैं इन अ डे, मतलब इन अ डे कर दिया ना, तो हमारी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। तो जो इनकी एफिशिएंसी है वो एक हार्मोनिक मीन में है, सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है,
ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं। वैसे आपको एक बात पता है कि जब ये तीनों हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, तो सुनील की जो एफिशिएंसी होगी वो अमल और कमल का हार्मोनिक मीन होगा, क्योंकि ये हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, तो जो बीच वाला होता है उसकी जो एफिशिएंसी होती है, उसकी जो वैल्यू होती है वो अगल बगल के हार्मोनिक मीन के बराबर होती है। ठीक है, अब देखो अब हमसे और क्या कह रहा है, कमल टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज अमल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ जॉब। अगर कोई सेम अमाउंट ऑफ जॉब करना है तो जो कमल भाई साहब हैं वो अमल का दुगुना टाइम ले रहा है, मतलब ये 2 टाइम ले रहा है और ये 1 टाइम ले रहा है, और अमाउंट जो वर्क डन है तो सेम है। तो आपको पता है जो एफिशिएंसी होती है वो रिवर्स हो जाती है, तो कमल की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, अमल की जो एफिशिएंसी है 2 है। ये रेशियो है बेसिकली। ठीक है, अब यहां से हम सुनील की भी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुनील की जो एफिशिएंसी है वो इन दोनों का हार्मोनिक मीन है। तो सुनील की एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, 2ab अपॉन a प्लस बी, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, तो आपका 4/3। ये किसका आ गया, ये सुनील की आपकी एफिशिएंसी आ गई 4/3। तो यहाँ पे मुझे तीनों की एफिशिएंसी पता चल चुकी है। अब हमसे क्या कह रहा है, इफ अमल एंड सुनील वर्क फॉर 4 days एंड 9 days रिस्पेक्टिवली, मतलब अगर अमल 4 दिन और सुनील 9 दिन काम करता है, ठीक है, काम करते हैं, फिर कमल नीड्स टू वर्क फॉर 16 days टू फिनिश द रिमेनिंग जॉब। मतलब ये 4 दिन के लिए काम करता है, ये 9 दिन के लिए काम करता है, फिर कमल 16 दिन जो बच गया काम उसको 16 दिन में फिनिश करता है। बेसिकली आपका जो काम कंप्लीट हो रहा है वो आपका अमल 4 दिन काम कर रहा है, फिर सुनील 9 दिन काम कर रहा है, फिर कमल आपका 16 दिन काम कर रहा है, तब आपका काम कंप्लीट हो रहा है। तो यहां से मैं टोटल वर्क बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकता हूं, क्योंकि आप देखो अमल जो है वो आपका 4 दिन काम कर रहा है, तो अमल की एफिशिएंसी 2 है, और अमल 4 दिन काम कर रहा है, तो अमल जो टोटल काम कर रहा है वो इतने यूनिट कर रहा है। इसके बाद आप देखो सुनील जो है वो 9 दिन काम कर रहा है, तो सुनील की एफिशिएंसी 4/3 है, सुनील की एफिशिएंसी 4/3 और ये 9 दिन काम कर रहा है, तो ये सुनील का वर्क डन हो गया। और जो कमल है वो 16 दिन काम कर रहा है, तो कमल की एफिशिएंसी 1 है, 1 इंटू 16, तो ये आपका काम फिनिश हो चुका, तो ये आपका टोटल वर्क है। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, देन द नंबर ऑफ डेज सुनील विल टेक टू फिनिश द जॉब वर्किंग अलोन, तो सुनील अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। तो आपको पता है इतना तो टोटल काम है, सुनील की एफिशिएंसी 4/3 है, तो इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरा निकल आ जाएगा नंबर ऑफ डेज इन विच सुनील विल कंप्लीट द वर्क। ठीक है, तो यहां से मेरा ये 3 से 3 चला गया, आपको 4 3 12, 8 आपको 20 दिख रहा है, और यहां से आपको 36 दिख रहा है, तो 36/4/3 आपको ये 9 दिख रहा है, ये आपको 27 दिख रहा है, तो 27 दिन में आपका काम सुनील कर देगा। अच्छा, आप एक बात और बता दो मुझे कि अभी तक मैंने आपको जो भी कुछ बताया, क्या मैंने आपको कुछ ऐसा बताया जो इररिलेवेंट है, या जो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस है? नहीं ना, मैं आपको बस थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन पढ़ने का आदत सिखा रहा हूं, जिससे आपके अंदर एक पेशेंस आए, बस कि हाँ मुझे बहुत ही आराम से, हमने बहुत ही आराम से किया, हमने आराम से कर लिया क्वेश्चन, कुछ भी मैंने आपको ऐसा नहीं बताया जिसमें आपको कुछ भी एक्स्ट्रा याद करना पड़ रहा हो। ठीक है, और बाकी हार्मोनिक मीन, तो आपको हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्री में ये सब पता होना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम मिनिमा के भी क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं आपको उसी से करा देता हूं। ठीक है, देखो सेम टाइप का क्वेश्चन आया है, ये भी आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर सम पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट रियल नंबर एक्स वाई जेड जो भी दिया है, ये जो है ये आपका अर्थमेटिक मीन है इसका और इसका, तो अगर ये अर्थमेटिक मीन है इसका और इसका, तो जो ये है ये इक्वल्स टू हो जाएगा ये प्लस ये डिवाइड बाई 2। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है इसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन दोनों का सम डिवाइड बाई 2। ठीक है, अर्थमेटिक मीन मुझसे कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि 1/√y प्लस √z जो है ये अर्थमेटिक मीन है इसका, मतलब 1/x प्लस √z प्लस 1/√x प्लस √y डिवाइड बाई 2। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना, एकदम क्लियर। मैंने सिंपल अर्थमेटिक मीन लिखा है यहाँ पे इन दोनों नंबर का, और ये इसके बराबर लिखा है क्योंकि ऐसा हमें क्वेश्चन में कहा है। तो अब इसको भेज लेते हैं, तो आपको यहाँ पे 2/√y प्लस √z दिख जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या दिख जाएगा, आपका 2√x ऊपर आ जाएगा, ये मैं 2 को उधर भेज चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो 2√x प्लस √y प्लस √z आपको दिख जाएगा, और अगर मैं नीचे की बात करूं तो एक बार इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं x से, तो x प्लस √xy प्लस √zx प्लस √zy, ये आपको नीचे दिख जाएगा। तो इसको इधर भेज देते हैं अगर, तो आपको दिख रहा होगा 2x प्लस 2√xy प्लस 2√zx प्लस 2√zy इक्वल्स टू, एक बार हम क्या करते हैं y से ले जाते हैं फिर हम x ले जाएंगे, तो 2√xy प्लस आपका y प्लस √zy, अब हम z से ले जाते हैं तो 2√xz प्लस zy प्लस z, तो आपको ये दिख रहा है, तो आपको दिख रहा है 2xy से आपका 2xy चला गया, zx से आपका यहाँ पे zx चला गया है,
यहाँ से आपका 2zy से आप देखो यहाँ पे zy 2 बार आया है तो ये चला गया, तो मतलब आपका 2x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड दिख रहा है, या आप ये कह सकते हो x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बाई 2 दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे आके गलती नहीं करनी है, समझ लो। अगर आप यहाँ तक आ गए हो, इसके बाद आपको ये नहीं करना है कि एक्स वाई जेड आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं। अब ध्यान से देखो, x जो है वो y और z का अर्थमेटिक मीन है। जो मैंने आपको बताया कि अगर 3 नंबर दिए हैं तो जो बीच वाला नंबर होता है वो इन दोनों का अर्थमेटिक मीन होता है। तो ये x जो आपका बीच वाला नंबर है, तो आपका जो y, x और z ये आपके अर्थमेटिक मीन में है, या आप ऐसे भी कह सकते हो z, x, y ये आपके अर्थमेटिक मीन में है, सॉरी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, सॉरी। तो आपका ये पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये वाला आप गलत मत मार देना। मतलब इतना करने के बाद आप ये वाला अगर गलत मार दिए तो फिर तो बेकार है करना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन और करा देता हूं, आपको रिवाइंड करा देता हूं सिंपली। ठीक है, सपोज एक आपका ये है कंटेनर, इसमें आपका मिक्सचर है ना, सपोज 15 लीटर का मिक्सचर है, हो सकता है इसमें 10 लीटर आपका दूध हो सकता है और आपका 5 लीटर पानी है, ऐसा मान लो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूं, इसमें से मैं 3 लीटर सोल्यूशन निकाल रहा हूं, -3 लीटर सोल्यूशन निकाल रहा हूं, और मैं फिर उसको रिप्लेस कर देता हूं पानी से, मतलब +3 लीटर मैं वाटर डाल दे रहा हूं। ठीक है, ये काम मैं कर रहा हूं। तो मैंने आपको बताया था कि अगर मैं 3 लीटर सोल्यूशन निकालूं तो आपको पता है 3 लीटर 15 लीटर का निकाल रहा हूं, क्योंकि टोटल 15 लीटर है, तो मतलब 3/15 हिस्सा निकाल रहा हूं, मतलब 1/5 हिस्सा निकाल रहा हूं मैं सोल्यूशन। तो जब मैं 1/5 हिस्सा सोल्यूशन निकालूंगा ना, तो इसमें जितना मिल्क है, सपोज 10 लीटर मिल्क है, तो इसका भी 1/5 हिस्सा निकल जाएगा। ये जो 5 लीटर है इसका भी 1/5 हिस्सा निकल जाएगा। या इस सोल्यूशन में जितने भी अलग अलग टाइप के जो भी है मटेरियल, जो भी कह लो, मिल्क है या दूध है, संतरा का जूस है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं जो भी निकालूंगा इसमें से ना, मैं जब इसमें से आपका कितना 3 लीटर निकाल रहा हूं, तो आपको उसमें से दूध का भी 1/5 हिस्सा निकलेगा, आपका संतरे का भी 1/5 हिस्सा निकलेगा, आपका पानी का भी 1/5 हिस्सा निकलेगा, ऐसे। तो अभी हम दूध को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे यही प्रोसेस में 3-4 बार अगर करूंगा तो आप देखो यहाँ पे जब मैं निकाल रहा हूं तो दूध पानी दोनों निकल रहा है, और मैं डाल सिर्फ पानी रहा हूं। मैं फिर निकाल रहा हूं तो दूध पानी दोनों निकलेगा, मैं डाल सिर्फ पानी रहा हूं। तो आप देखो यहाँ पे दूध सिर्फ हम निकाल रहे हैं, और जो पानी है, पानी को हम डाल भी रहे हैं और निकाल भी रहे हैं। तो हमें वही चीज लेके चलते हैं जिसको हम सिर्फ निकालते हैं। तो मैं यहाँ पे सिर्फ दूध की बात करूंगा जिसको हम सिर्फ निकाल रहे हैं। और आपको पता है जब मैं 3 लीटर निकालूंगा तो जितना भी दूध है उसका 1/5 हिस्सा निकल जाएगा। तो जब 1/5 हिस्सा निकल जाएगा तो उसका 4/5 हिस्सा बच जाएगा। तो आपको पता है 10 लीटर इसमें दूध था, तो आपका 10 का 4/5 हिस्सा बच जाएगा। अगर मैं ये प्रोसेस को फिर से रिपीट करूं, क्योंकि आप देखो यहाँ पे 3 लीटर फिर से हम डाल चुके हैं, तो फिर से 15 लीटर बन चुका है। तो फिर मैं जब निकाल रहा हूं तो मैं 1/5 हिस्सा निकाल रहा हूं। तो अब जो दूध का है ना, ये जो दूध बच गया है, इसका फिर से 1/5 हिस्सा निकल जाएगा। या बच कितना जाएगा, तो बच 4/5 हिस्सा बच जाएगा, क्योंकि 1/5 हिस्सा निकाल ले तो 4/5 हिस्सा बच रहा है। ऐसे ही अगर मैं एक बार और ये स्टेप करूं तो फिर इसका 4/5 हिस्सा बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम दूध को ऐड नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आपको देखो यहाँ पे 4/5 हिस्सा बचा था, तो इतना ही दूध बचा है, उसमें पानी ही डाले हो तो दूध तो उतना ही बचा है, तो फिर से 4/5 हिस्सा बच जाएगा। ऐसे जितने बार करोगे आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर मैं 3 बार करता हूं तो सिंपल ये 4/5 की पावर 3 हो जाएगी। ऐसे तो करते हो, ठीक है। तो हमसे जितने भी स्टेप बाद पूछ ले कि मिल्क और उसका रेशियो कितना है, तो आपको आराम से निकाल लोगे, सब चीजें आपको पता है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं, क्या कह रहा है, देखो अ मिक्सचर P is formed by removing a certain amount of coffee from a coffee jar and replacing the same amount with the cocoa powder। मतलब आपसे कह रहा है एक कॉफी जार है जिसमें कॉफी है भरी हुई है, अब उसमें से वो क्या कर रहा है, एक मिक्सचर को तैयार कर रहा है। कैसे तैयार कर रहा है, उसमें से कुछ कॉफी निकाल रहा है और उसमें कोकोआ पाउडर डाल दे रहा है। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा ना, हमने दूध को निकाला और हमने सोल्यूशन को निकाला, हमने उसमें पानी डाल दिया, वही चीज यहाँ पे भी कर रहा है। कॉफी को निकाल रहा है कुछ और उसमें क्या डाल दे रहा है, कोकोआ पाउडर। तो हमारा एक मिक्सचर तैयार हो जाएगा जो कि पी मिक्सचर है, जिसको हमने पी नाम दिया है। ठीक है, द सेम अमाउंट इज अगेन रिमूव्ड फ्रॉम द मिक्सचर पी एंड रिप्लेस्ड विद द सेम अमाउंट ऑफ कोकोआ पाउडर टू फॉर्म अ न्यू मिक्सचर क्यू। अब जो हमारा हमने जो किया, एक बार निकाल के किया तो हमने उसको पी नाम दे दिया, फिर हम दोबारा उसमें से उतना ही अमाउंट निकाल रहे हैं जितना हमने पहले निकाला था, उतना अमाउंट निकाला है। लेकिन अब आप देखो यहाँ पे मिक्सचर बन चुका है, यहाँ पे आपके सिर्फ कॉफी पाउडर नहीं है, मिक्सचर है ये। तो अब आपने मिक्सचर का निकाला और उसको फिर से आपने कोकोआ पाउडर से रिप्लेस कर दिया। तो अब जो सेकंड टाइम पे जो तैयार हुआ है ना, उसको हमने क्यू नाम दे दिया है। तो हम इतना कर लेते हैं पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैंने मान लिया ना, शुरू में जो कॉफी था वो आई था, शुरू में जो कॉफी था उस पूरा जो कंटेनर है उसका वॉल्यूम कह लो वो आई है, तो उतना ही कॉफी भी भरा होगा। ठीक है, अब जब मैंने पी मिक्सचर कैसे तैयार हुआ, इसमें से मैंने थोड़ा सा अमाउंट मैंने निकाल लिया, क्या कॉफी निकाले, उसको रिप्लेस कर दिया कोकोआ पाउडर से।
तो आपको पता है जो आई है, जो आई कॉफी था वो कुछ फ्रैक्शन निकल गया होगा और कुछ फ्रैक्शन बच गया होगा। तो जो फ्रैक्शन मेरा बच गया है, जैसे यहाँ पे आपका 10 का 4/5 हिस्सा, जैसे अगर आई रहता तो आई का 4/5 हिस्सा बच जाता, तो वही मैं यहाँ पे मानूंगा कि आई का जो है एक्स फ्रैक्शन बच जा रहा है। तो आई का यहाँ पे एक्स फ्रैक्शन बच जाएगा। ये क्या है? ये कॉफी पाउडर की मैं बात कर रहा हूँ, ये कॉफी पाउडर की बात कर रहा हूँ सिर्फ, कि इतना कॉफी बच गया, इतने फ्रैक्शन में कॉफी बच गया है, ठीक है। और अगर इसी प्रोसेस को मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूं तो मेरा क्यू मिक्सचर तैयार हो जा रहा है। तो जब मैं इसी को एक बार और रिपीट करूंगा तो आपको पता है ये आई जो है, आई तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना 4/5 का स्क्वायर हो गया था, यहाँ पे 4/5 का क्यूब हो गया था, ठीक है। क्योंकि आप देखो एक्स हिस्सा बचा है, फिर एक्स हिस्सा बचेगा ना, तो फिर आप एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ओ आई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये आपको अभी भी पता है कि ये कॉफी के अमाउंट की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे मैं कोकोआ की बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे सिर्फ मैं कॉफी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और उसको मैंने कोकोआ पाउडर से रिप्लेस किया, तो हमारा ये कॉफी बचा है पी और क्यू में। अब हमसे आगे क्या कह रहा है? इफ द रेशियो ऑफ कॉफी एंड कोकोआ पाउडर इन द मिक्सचर ऑफ क्यू इज 16/9। अगर यहाँ पे मुझसे क्यू की बात कर रहा है तो क्यू में कॉफी, ये कॉफी है और यहाँ पे कुछ कोकोआ बचा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि अपना जो कंटेनर है जितना कॉफी निकाला आपने उसको भरा भी है किसी चीज से, कोकोआ पाउडर से भरा भी है, ठीक है। तो हमें वो दिया है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा ना, मुझे एक बात तो पता है कॉफी पाउडर जो है आई एक्स स्क्वायर है, और जो टोटल है, टोटल तो आई है, तो यहाँ पे टोटल लेके चलता हूँ जिससे मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा ना करनी पड़े। तो इतना कॉफी है, आई मेरा टोटल है, और ये आप देखो इतना कॉफी है, 16 कॉफी है, और टोटल आपका 16 9 25 हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कोकोआ पाउडर मैं टोटल लेके चल रहा हूं, तो आपका ये 25 हो जाएगा। तो आपका यहाँ से आई चला जाएगा, आपका जो एक्स निकल के आएगा वो आपका 4/5 आ जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि हमने 1/5 हिस्सा निकाल रहे हैं और हम और आपका 4/5 हिस्सा बच जा रहा है। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, कि हम, क्योंकि 4/5 क्या है, इतना बच जा रहा है, तो आपको पता है 1/5 हिस्सा हम निकाल रहे हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो हमें उससे मतलब नहीं है, खैर यहाँ पे हमसे पूछ रहा है सिंपल, देन द रेशियो ऑफ कोकोआ इन मिक्सचर पी एंड द मिक्सचर क्यू। तो आपको पता है क्या पूछा है? कोकोआ पूछा है ना, ठीक है, कोकोआ पूछा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना, आपको कॉफी नहीं पूछा, आपसे कोकोआ पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात आप बता दो मुझे, यहाँ पे आई था, यहाँ पे आपका कोकोआ कितना है? 4/5, क्योंकि एक्स वाला को पता चल गया ना, इतना आपका कॉफी है, ठीक है। और जब इतना कॉफी है तो आपका कोकोआ कितना होगा? कोकोआ आपका 1/5 होगा, आई का 1/5 हिस्सा कोकोआ होगा, क्योंकि आई का 4/5 हिस्सा कॉफी है, तो आई का 1/5 हिस्सा कोकोआ होगा इसमें। अगर मैं इसमें बात करूं क्यू में, तो क्यू में आपका आई इंटू 16/25 हिस्सा कॉफी है, तो आपका इसमें कोकोआ कितना होगा? अगर 16/25 हिस्सा अगर आपका कॉफी है तो 9/25 हिस्सा आपका कोकोआ होगा, कोकोआ, ठीक है, कोकोआ होगा। तो आपका दिख रहा है 1/5, आई का 1/5 हिस्सा कोकोआ है पहले में, और दूसरे में 9/25 आई आपका क्या है? कोकोआ है क्यू में, ये पी में। तो आपका यहाँ से आप काट दो तो आपका 5/9 रेशियो आ जाएगा, 5/9 रेशियो आ गया, ठीक है। मुझे उम्मीद है मैंने आपको बहुत ही अच्छे से चीज समझाई है, मुझे उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अरविंद ट्रेवल्स फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी एंड सुरभि फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए, बोथ स्टार्टिंग एट द सेम टाइम अलोंग द सेम रूट आफ्टर मीटिंग। आफ्टर मीटिंग का मैंने आपको क्वेश्चन करा रखा है टाइम स्पेस में। ईच अदर Arvind takes 6 hours to reach town B and while Surabhi takes 24 hours to reach town A if Arvind travel at a इतना स्पीड, ठीक है। तो आपको एक बात तो तुरंत क्लिक कर देनी चाहिए जब आप ये क्वेश्चन पढ़ोगे कि आफ्टर दे मीट, मतलब यहां से ये लोग चले, यहां पे मिले, और आफ्टर दे मीट ये इतने टाइम में पहुंच रहा है यहाँ पे और ये इतने टाइम में पहुंच रहा है यहाँ पे। तो मैंने आपको एक फार्मूला याद कराया था, यहाँ पे मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस में 3 ही फार्मूला याद कराए थे। पहला फार्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। दूसरा फार्मूला मैंने आपको याद कराया था कि एवरेज स्पीड का अगर 2 इक्वल डिस्टेंस है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2, ये मैंने एवरेज स्पीड का बताया था अगर 2 इक्वल डिस्टेंस है। तीसरा फार्मूला मैंने आपको ये याद कराया था कि आफ्टर दे मीट अगर वो मिल रहे हैं उसके बाद ये इतने समय पे पहुंच रहा है, ये इतने समय पे पहुंच रहा है, तो s1 अपॉन s2 इक्वल टू रूट t2 अपॉन t1। तो वही फार्मूला हमें यहाँ पे निकाल के हमें सुरभि की स्पीड निकालनी है, क्योंकि हमें सुरभि की स्पीड नहीं पता है। तो आपको यहाँ पे इसकी अरविंद की स्पीड पता है, आपको सुरभि की स्पीड निकालनी है, तो जो सुरभि टाइम लेगी यहाँ पे s होगा, तो जो सुरभि टाइम लेगी अपॉन जो टाइम अरविंद लेगा, क्योंकि उल्टा हो जाता है। तो इसकी स्पीड आपको 54 दी है, इसकी स्पीड आप x मान लो, कुछ भी मान लो, और आप यहाँ पे जो सुरभि टाइम ले रहे हो 24 ले रही है, और जो अरविंद टाइम ले रहा है वो 6 घंटा ले रहा है। आप देखो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 24, तो यहाँ से आपका 4 चला गया, आपका बाहर 2 आ जाएगा, तो x की वैल्यू या सुरभि की जो स्पीड है, सुरभि की जो स्पीड है वो आपकी कितनी आ जा रही है? 27 आ जा रही है। तो ये आपकी सुरभि की स्पीड। लेकिन आपको सुरभि की स्पीड नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है यहाँ पे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकालोगे? तो अगर आप फिगर ड्रॉ करो तो ऐसी बात हो रही थी कि ये भाई साहब यहाँ से चलते हैं अरविंद, और यहाँ से सुरभि चलती है, ये यहाँ पे मिलते हैं। इसके बाद अरविंद यहाँ से यहाँ जाने में वो कितना समय ले रहा है? वो समय ले रहा है 6 घंटे।
अरविंद की स्पीड कितनी थी, अरविंद की स्पीड 54 थी, तो 54 की स्पीड से वो 6 घंटे ले रहा है, तो जो डिस्टेंस हो जाएगा वो इतना हो जाएगा 54 × 6। अब सुरभि यहाँ मिली, तो इसके बाद सुरभि यहाँ तक जाने में कितना समय ले रही है, सुरभि 24 घंटा ले रही है। सुरभि की स्पीड कितनी थी, 27 स्पीड थी सुरभि की, तो यहाँ से यहाँ जाने में डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ, इतना हुआ। और आपको यही डिस्टेंस तो निकालना है, तो अगर आप इन दोनों डिस्टेंस निकाल दो तो आपका ए और बी के बीच में आपकी दूरी पता चल जाएगी। तो निकाल लेते हैं। तो आप इसमें से डायरेक्ट 54/6 कॉमन ले लो दोनों में से, आपको यही ऐड करना है ना, 54/6 कॉमन ले लो, तो आपका यहाँ पे तो 1 बच जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, आप देखो 27 × 2 आपका 54 होता है, और इंटू 6 आपका 54 × 6, यहाँ पे 54 × 6 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है 6 होता है, तो आप देखो 6 दूनी 12 आपका 2 बच गया, तो आपका इतना बच गया, तो 6 × 54 × 3 आपका आंसर आ जाएगा। आप देखो यहाँ पे 6 × 4 = 24 और 4 × 3 = 12, तो आपका पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने किया हुआ इस टाइप का, बस यहाँ पे एक स्टेप ज्यादा पूछ लिया, ये वाला स्टेप जो निकालने में आपको कोई भी तकलीफ नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, अनिल इन्वेस्टेड 22,000 फॉर 6 साल इन अ सर्टेन स्कीम विद 4% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। Sunil invested in the same scheme for 5 years and then reinvest the entire amount received at the end of 5 year for 1 year is इतना इतना इतना। फिर हमसे कुछ पूछा है, आगे हम देख लेंगे क्या कह रहा है। सुनील का हमसे इनिशियल इन्वेस्टमेंट पूछा है, ठीक है। तो जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ोगे तो आप देखोगे 22,000, ठीक है, कोई बात नहीं, 6 साल के लिए आपको निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप डर जाओगे यार कि अभी तक हम जैसे मैक्स टू मैक्स 4 साल तक जा रहे थे, यहाँ पे 6 साल का है। कोई बात नहीं, आप थोड़ा हिम्मत रख के इसको और आगे बढ़ोगे तो आप देखोगे 4% इंटरेस्ट। अब आपका यहाँ पे दिमाग थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि चलो 10% पे एक बार में चलो निकालने को सोच भी सकता था, 5% पे निकालने को सोच सकता था, यहाँ पे आपको 4% दे दिया, आपका दिमाग हो गया खराब। अब आपने आगे पढ़ा और यहाँ पे लिख दिया कंपाउंडेड हाफ ईयरली। समझ रहे हो, मतलब जो मुझे 6 बार निकाला था अब मुझे 12 बार निकालना पड़ेगा, वो भी 2% से। तो यहाँ पे हो गया दिमाग आपका खराब, आप छोड़ के कहे भाई चलो घर चलते हैं। लेकिन आप जब इसको आराम से देखोगे ना तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान है। अब क्या कर रहा है, सुनील भी इन्वेस्ट कर रहा है सेम स्कीम पे। सेम स्कीम का मतलब ये है कि ये भी 4% पे कंपाउंडेड हाफ ईयरली इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन 5 साल के लिए। और 5 साल के बाद इसको जो भी अमाउंट मिलता है वो 5 साल बाद उस पूरे अमाउंट को, जो भी 5 साल बाद जो उसका अमाउंट हो गया, उस पूरे अमाउंट को 1 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे लगा देता है 10% के लिए। अब जो दोनों को क्या मिलता है, दोनों को जो टोटल अमाउंट मिलता है 6 साल के बाद, वो दोनों बराबर दिए, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखो 22,000 रुपए था और आपको पता है ये 4% कंपाउंडेड पर एनम है, तो आपका 2% कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो जाएगा। और जब हाफ ईयरली हो जाएगा ना तो आपको पता है ये 50 से वैल्यू आपकी 51 हो रही है। 50 से 51 मतलब इंटू 51, जैसे अगर मैं 6 महीने बाद पूछूं तो आपका 6 महीने बाद 51/50 हो जाएगा। फिर 1 साल बाद फिर से 51/50 कर दूंगा। ऐसे ही आपको 6 साल के लिए निकालना, मतलब आपको 12 बार निकालना, मतलब 12 बार आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसकी पावर 12। ये आपको अमाउंट मिलेगा किसको, अनिल को 6 साल बाद इतना अमाउंट मिलेगा। अब हम सुनील की बात कर लेते हैं। सुनील ने सपोज S रुपए इन्वेस्ट किया था और सेम स्कीम पे किया था 5 साल के लिए, तो इसका भी जो पैसा है 51/10 51/10 सॉरी 51/50 51/50 5 साल के लिए हो रहा है, लेकिन 5 साल में वो 10 बार होगा, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, हर 6 महीने पे हो रहा है, तो 5 साल में 10 बार होगा, तो इंटू 10। अब ये जो अमाउंट मिला है ना, इसको 5 साल बाद क्या कर रहा है, पूरे अमाउंट को सिंपल इंटरेस्ट पे लगा दे रहा है 1 साल के लिए 10% की रेट से। तो जब 10% की रेट से निकालेगा तो 1 साल बाद आपका 11/10 हो जाएगा वैल्यू, तो इंटू 11/10 ये आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा। और ये दोनों अमाउंट आपको दिया है इक्वल, तो जब आपको इक्वल दे तो आपका ये 10 पावर आपकी चली जाएगी, आपका 2 पावर ही बचेगा सिर्फ। और जब आपका 2 पावर बचा है तो आपका ये भी चला जा रहा है 2 बार में, तो आपका सिंपली यहाँ पे देखो 2000 बच गया, नीचे आपका 2500 बच गया, इधर आपका S/10 बच गया, तो यहाँ से आपका ये चला गया, आपका यहाँ से यहाँ ये चला गया, और 25 से आपका 8 चला गया, साथ में आपका यहाँ पे 51 का स्क्वायर बच गया। तो 51 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, 50 + 1 का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर 2500 और 1 का 1, और आपका 50 और 2AB 2 × 50 × 1 मतलब 100, तो 2500 और 100 2600 और एक आपका 2601। तो यहाँ से आप 2601 कर लो, तो आपका यहाँ से दिख जाएगा 8 0 8 6 48, हाथ लगा 4 8 2 16 4 20, तो 20808 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन हमें देखने में टफ लग रहा था, लेकिन जब हमने पेन उठा के उसको लिखा जैसे लिखना है तो क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC द एल्टीट्यूड AB इज 5। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एल्टीट्यूड AB जो है वो 5 है, और जो आपका बेस BC है वो आपका 12 सेंटीमीटर है। P and Q आर 2 पॉइंट्स ऑन सच BC सच दैट एरिया ऑफ, ठीक है। तो आपका P और Q पॉइंट है, P एक पॉइंट है ना, और एक पॉइंट आपका Q है, और आप इसको ज्वाइन कर दो
इन दोनों को ज्वाइन कर दो अगर आप, तो आपसे कह रहा है ए बी पी, ए बी क्यू, ए बी पी और ए बी क्यू, आप फिगर देखना ध्यान से, एंड ए बी सी आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो इनका एरिया है ए बी पी का और ए बी क्यू का और ए बी सी का, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपने पढ़ लिया, बेसिकली आपको पता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको एक बार और बता दूं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ना, ये आपका कोई भी नंबर है, जैसे आपका ए बी सी डी ऐसे नंबर है, तो जो इनका कॉमन डिफरेंस होता है ना, ये हमेशा डी डी मतलब आपका बराबर ही रहेगा। मतलब जैसे आपका दो 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 इंक्रीज हो रहा है या तीन 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 इंक्रीज हो रहा है, तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये इनका एरिया का भी यही हाल है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। अब हमसे कह रहा है जो द एरिया ऑफ ए बी सी इज 1.5 टाइम्स द एरिया ऑफ ए बी पी, मतलब जो इसकी एरिया अगर 1 मान लो, तो इस पूरे की एरिया मतलब ए बी सी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की जो एरिया है वो 1.5 है, ऐसा हमें दिया है। और आपको पता है कि जो ए बी, ये जो एरिया है ना, ये तीनों एरिया जो है ये आपका क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो अगर इसकी एरिया आपको 1 दिया है, इसका एरिया आपको 1.5 दिया है, तो आपको पता है इसका एरिया आपका अर्थमेटिक मीन हो जाएगा, मतलब 2.5/2 हो जाएगा, क्योंकि आप a + b/2 करते हो, तो इसका जो एरिया वो 1.25 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका ये जो ये यहां से यहां तक का बेस का जो एरिया है वो आपका 1.25 हो जाएगा। तो आपको यहां से बस एक छोटी सी चीज ये देखनी है कि आपको देखो इसका एरिया आपको 1 दिया है ना, तो अगर आपको इसका एरिया 1.25 दिया है, तो आपको पता है ये जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, इसका एरिया आपका 0.25 हो जाएगा। तो वही चीज मैं लिख दे रहा हूं, इसका एरिया 0.25 है। ऐसे आपको दिख रहा है ये पूरा एरिया 1.25 है, ये पूरा आपका एरिया 1.5 है, तो ये जो एरिया ये भी आपका 0.25 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये बात आपको एकदम क्लियर है, मुझे नहीं लगता है इसमें आपको कुछ भी सोचने की जरूरत है। ठीक है, ये आपको एकदम क्लियर हो गया, अदरवाइज दोबारा सुन लो आप ध्यान से। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा, अब ये भी देख लेते हैं। ये आपका क्या था, ये आपका 20 था, ये आपका P था, ये आपका Q था, ये आपका टोटल 12 था। आपसे PQ की लेंथ पूछिए, PQ की। ठीक है, PQ की आपको लेंथ पूछिए, आपको ये वाली लेंथ बतानी है। कैसे बताओगे, देखो हम एक बार यहाँ पे रेशियो लिख के चलते हैं कि अगर इसका जो ये है 5 है, इसका एरिया 1 है, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, तो आपको पता है इसका बेस 2/5 हो जाएगा। क्यों, आप देखो ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करो, तो आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 1 आ जा रहा है, तो इसका जो बेस है वो 2/5 हो जाएगा। अदरवाइज आप ऐसे फॉर्मूला लगा लो, हाफ इंटू बेस बीपी है इंटू आपका हाइट 5 है, तो ये आपका 1 आ जा रहा है, तो बीपी की वैल्यू आपकी 2/5 आ जा रही है। ठीक है, ऐसे अगर मैं PQ की वैल्यू निकालूं, और आपको पता है कि PQ और QC ये बराबर होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप ये ट्रायंगल लो ना, ये तो बेस सेम है, इन दोनों का बेस सेम है और हाइट सेम है और एरिया सेम है, तो बेस सेम होगा ही होगा। तो PQ बराबर QC होगा, तो मैं PQ निकाल लेता हूं। तब अगर ये वाला ट्रायंगल देखो ना, अगर मैं आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाऊं, ये जो ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल है, तो इसका अगर मैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करूं, तो हाफ इनका हाइट जो है ना 5 है और बेस B है, तो इसका जो एरिया आ रहा है वो 0.25 आ रहा है, 0.25 आ रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं बेस निकालना चाहूं, PQ जो है वो कितना आ जाएगा, आपको दिख रहा है ये आपका 1/10 आ जा रहा है क्या, 1/10 आ रहा है, इसको मैं 1/4 लिख दूं अगर, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/10 आ जा रहा है। तो PQ की जो वैल्यू आपकी 1/10 आ जा रही है और आपको इसकी भी वैल्यू 1/10 आ जाएगी। तो इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं अगर पूरे को ना, तीनों को 2/5 है, देखो 2/5 है, 1/10 1/10 इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो आपका कितना जा रहा है, 4:1:1। ठीक है, और ये आपके 6 की वैल्यू आपको कितनी दी है, 12 दी है, तो आपको 1 की वैल्यू पूछा है, तो 1 की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी। तो आपका यहाँ पे PQ की वैल्यू 2 आ जाएगी। समझ रहे हो ना, ये क्वेश्चन मुझे बताने में आपको समय लग रहा है, लेकिन आप जब खुद से करोगे ना, तो आप अपनी स्पीड से करोगे, मुझे यहाँ पे समझाना है। तो हाँ, मुश्किल से आपका ये 1-1.5 मिनट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि आपके द नंबर्स ऑफ ऑल नेचुरल, ठीक है, कह रहा है 1 से 1000 के बीच में या 1000 तक कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होती है। तो ये वैसे बेसिकली परम्यूटेशन का आपका क्वेश्चन है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी बता दो कि 1 से 1000 तक कितने ऐसे नंबर हैं जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करता है, ऐसे ही पूछ सकता है। तो हम निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालना होगा, तो आपको पता है टोटल 1000 नंबर होंगे, 1 से 1000 तक में 1000 टोटल आउटकम्स होंगे, तो मैं 1000 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा। तो हमसे यहाँ पे सिंपल पेयर्स पूछा है, सॉरी पेयर्स नहीं, हमसे पूछा कितने ऐसे नंबर्स पॉसिबल होंगे जिनमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। तो पहले हम नंबर समझ लेते हैं कि नंबर किन नंबर्स की बात कर रहे हैं। देखो 101 की बात करो तो यहाँ पे 11 रिपीट कर जा रहा है, 199 की बात करो ये रिपीट कर जा रहा है, 828 की बात करो तो रिपीट कर जा रहा है, 221 की बात करो तो 22 रिपीट कर जा रहा है। इनको हमें नहीं लेना है, हमें जैसे 197 ले सकते हैं,
1 2 3 ले सकते हैं, 3 2 1 ले सकते हैं, 4 8 9 ले सकते हैं। यहाँ पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही है, समझ रहे हो ना। तो ये चीज हमें बस ऐसी वैल्यूज बतानी है जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रही, और आपका एक से 1000 के बीच में नंबर होना चाहिए। 1 से 1000 तक कितने नंबर पॉसिबल है। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 1 डिजिट की बात करूं ना, तो 1 से 9 तक सारे नंबर ऐसे हैं जिसमें कोई भी डिजिट आपकी रिपीट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जब वो सिंगल अंक, एक ही अंक का नंबर है तो उसमें रिपीट क्या करेगा। ठीक है, तो 9 तो ये हो गए सिंगल डिजिट वाले। अगर मैं 2 अंकों की बात करूं कि 2 अंकों वाले कितने नंबर ऐसे हैं, तो आपको देखो 2 अंक वाले आपका एक अंक यहाँ पे आएगा, एक अंक यहाँ पे आएगा, और आपको पता है 0 से आपका 9 तक डिजिट होता है, 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे होता है। आपके टोटल 10 ऐसे अंक ऐसे हैं जो यहाँ पे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका देखो, अगर यहाँ पे आपका 0 नहीं हो सकता तो आपके पास कितने चॉइसेस हैं? आपके पास 9 चॉइसेस है कि आप यहाँ पे 9 चॉइसेस हैं, आपके पास कोई भी नंबर आप यहाँ पे रख सकते हो। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे सारी चॉइसेस 10 चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे आप 0 भी रख सकते हो, 1 भी रख सकते हो, 2 भी 3 कुछ भी रख सकते हो, सारी चॉइस है। लेकिन आपने जो यहाँ पे नंबर ले लिया, एक नंबर जो भी आपने यहाँ पे नंबर लिया है, आप उसको तो ले नहीं सकते, क्योंकि अगर आप उसको यहाँ पे ले लोगे तो रिपीट कर जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 10 थे, वैसे 10 पॉसिबिलिटी थी, 10 में से आप कोई भी वैल्यू डाल सकते थे, लेकिन अब आपको 9 ही पॉसिबिलिटी हो, जो आपने नंबर यहाँ पे ले लिया है वो आप यहाँ पे नहीं ले सकते। तो यहाँ पे भी आपके पास 9 पॉसिबिलिटी है। तो आपका यहाँ पे 81 नंबर ऐसे पॉसिबल है जो आपके 2 अंक वाले नंबर है, जहां पे कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, अब मैं 3 की बात करूं, 3 की, तो आप देखो यहाँ पे तो आपके 0 आ नहीं सकता, तो आपके 9 अंक ही पॉसिबल है कि 9 में से आप कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे आप 10 में से कोई भी ले सकते थे, लेकिन एक आप यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हो, तो अब आप इसको यहाँ पे नहीं ले सकते वरना रिपीट हो जाएगा। तो आपको आपके पास यहाँ पे 9 चॉइसेस ही बची, क्योंकि आप एक नहीं ले सकते हो यहाँ पे लियो। यहाँ पे भी आपके पास 10 चॉइस थी, कोई भी 0 भी ले सकते, कुछ भी ले सकते थे, लेकिन अब आप यहाँ पे 2 अंक ऐसे यहाँ पे ऑलरेडी ले चुके हो, वो आप यहाँ पे नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इन दोनों में से आप कोई भी अंक ले लोगे तो आपका रिपीट हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे 8 चॉइसेस ही बची हैं। तो अब अगर टोटल पॉसिबल की बात करूँ कितने नंबर ऐसे पॉसिबल है, तो 9 9 81, 81 8 आपका कितना हो जाएगा 8 64। तो यहाँ पे आपका 6 4 8, तो आपको 3 अंकों वाली इतनी संख्या होंगी जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं करेगा, 2 वाली इतनी होंगे और 1 वाली इतनी होंगी। तो इनको जोड़ो तो आपका ये तो 90 आ गया, इसमें 90 और जोड़ो तो आपका 738 नंबर ऐसे आ जाएंगे जो कि आपके रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ लेता है यहाँ पे, क्योंकि ये तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का होगा, प्रोबेबिलिटी आपके सिलेबस में है, मेंस के सिलेबस में है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आपके पास टोटल आउटकम्स तो 1000 है ना भाई, 1 से 1000 तक में 1000 ही टोटल आउटकम्स हो गए, तो आपका ये 1000 से डिवाइड कर दोगे तो आपका ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी उन नंबर्स का जिसमें कोई भी 1 से 1000 नंबर के बीच में उन नंबर्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये थे क्वेश्चंस। हो सकता है आपको क्वेश्चन थोड़े से कठिन लगे हों, लेकिन मेरी बात मानो, ये क्वेश्चन उतने कठिन है नहीं। जब आप खुद करोगे, थोड़ा पेशेंस के साथ करोगे, तो आपको चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। मैं आपको इसलिए बहुत ही आराम से समझाया, क्योंकि कुछ लोग की ऐसी मतलब आती है कि सर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया करो, तो इसलिए मैंने कोशिश किया कि ज़्यादा एक्सप्लेन करूँ जिससे आपको चीज़ें बेटर समझ में आए। और मुझे उम्मीद है ना कि अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आपको मज़ा जरूर आएगा कि बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। और ऐसे में आपको और क्वेश्चन लाऊंगा, और SSC के भी क्वेश्चन करेंगे टफ वाले, उसको चैप्टर वाइज करेंगे। बाकी ऐसे भी कुछ दिन हम ऐसे करते हैं, उसके बाद आपका एक चैप्टर उठा के करेंगे हम लोग, एक चैप्टर नहीं 2-3 चैप्टर उठा के एक में करेंगे, मैंने आपको बताया जैसे। तो अगर आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर दो। ये मैं आपको थोड़ा मैं साफ भी लिख रहा था, जिससे आपको मैं PDF दूँ तो आपको साफ दिख जाए। तो ये PDF आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।